नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस आईएएस अभ्यास चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर एक नई पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी। इसके अंतर्गत हम लोग मल्टीपल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टाइम टू टाइम देखते रहेंगे ताकि पॉलिटी में कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो आज का जो हम लोग टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। बिकॉज यूपीएससी ने 2021-2022 दोनों समय में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी पर सवाल पूछे हुए हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित, अनअकैडमी का वन ऑफ द टॉप एजुकेटर हूँ। खास करके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GS2 के सारे सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स मैं मेनली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सिखाता हूँ। और अभी ये सब चीज़ें हम लोग यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे ताकि हम लोग अपने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर सकें। एनीवेज, अगर आप लोग मेरे साथ में किसी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो और प्लस अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है मेरा अरविंदा UN, दैट इज़ ARVINDAUN। चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, हर बार आप लोग इस डॉक्यूमेंट को न्यूज़ में सुनेंगे, जुडिशियल जजमेंट्स में सुनेंगे, इवन पार्लियामेंट के डिबेट में सुनेंगे और लोगों के बीच में आम तौर पर जो डिबेट चल रहे हैं वहाँ पर भी सुनेंगे। तो एग्जैक्टली ये है क्या? तो अगर एकदम बेसिक शब्दों में कहे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ रूल बुक। इसके अंदर में रूल्स लिखे हुए हैं। किसके लिए लिखे हुए हैं? मेजरली स्टेट के लिए लिखे हुए हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आपके स्टेट को गवर्न किया जाएगा और जिनको आप गवर्न कर रहे हो उन लोगों को कौन कौन से राइट्स और ड्यूटीज़ आप लोग देने वाले हो। एनीवेज, इसके अंदर में मेजरली आप लोग दो चीज़ें देखोगे, एक है इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में रिलेशनशिप कैसे आती है। फॉर एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट हम लोग देखते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ऐसे तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपको दिखेंगे। अब इन तीनों इंस्टीट्यूशन में कैसे डिफरेंसेस हैं, प्लस अगेन इन लोग कैसे अपने साथ में इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर में चेक एंड बैलेंस रखने का काम करते हैं ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम लोग कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकें। एनीवेज, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पर्पस है वो ये भी है कि वो सिटीज़न के राइट्स, उनके पावर और उनके ड्यूटीज़ अलॉन्ग विद गवर्नमेंट डिफाइन करता है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फंक्शंस देखें तो हम लोग ये बेसिक फंक्शंस हम लोग NCERT से अगर उठाएं तो आपको 4 फंक्शंस दिखेंगे। फर्स्ट, to provide a set of basic rules that will allow for coordination amongst members of a society, कि कैसे सारे सोसाइटी के मेंबर्स एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं। सेकंड जो है, ऑब्वियसली इट विल डिफाइन कि हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, बिकॉज समाज में आप लोग कोऑर्डिनेशन तो कर रहे हो लेकिन समाज को अगर आप लोगों को गवर्न करना है तो ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि किसके पास में पावर है, कौन रूल करेगा और जो रूल करेंगे वो गवर्नमेंट आएगी कैसे। That is how the government will be constituted. Third need of the constitution or function of the constitution is कि it will set the limits on the government. Because see, government जब तक पावर में नहीं होती है तब तक तो आप लोगों के लिए हाँ जी करते घूमेगी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के लोग पावर में आ जाते हैं उसके बाद में दे विल बी लाइक हम आपके हैं कौन और हम आपको नहीं जानते हैं। ये वाली सिचुएशन बहुत बार हमको देखने को मिलती है। और इसके बाद में इनफैक्ट मल्टीपल केसेस में हम लोगों ने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट जैसे ही पावर में आती है तो वो सिटीजन्स के कुछ राइट्स जो हैं उनको हार्म करने लगती है। तो ये राइट्स डिफाइन करना कि गवर्नमेंट भले ही पावर में है लेकिन उनके ऊपर में कौन कौन से लिमिटेशंस होंगे। फोर्थ थिंग, ऑब्वियसली हर एक समाज के कुछ एस्पिरेशंस हैं कि हम लोग एक सेकुलर समाज बनना चाहते हैं, हम लोग एक सोशलिस्ट समाज बनना चाहते हैं जहाँ पर हम लोग सब लोगों का केयर कर सकें। हम लोग एक ऐसा समाज बनना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ कंपटीशन ही नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। तो एक ऐसे समाज की जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, जो आपकी ड्रीम्स हैं, वो भी जो पूरी करनी है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई होती है। एनीवेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में हो गया। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कंपोनेंट क्या है। तो आपको बता दूं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है USA की तरह, जिसके अंदर में आप लोगों को एक 4 कंपोनेंट मेजरली मिलेंगे। अब ये 4 कंपोनेंट को आप एक अच्छे स्टोरी बुक से अगर कंपेयर करो तो आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर में प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल इज़ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू अ बुक, जैसे कोई स्टोरी बुक है जिसके अंदर में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ प्रीफेस।
जिसके अंदर में हमने इस बुक के अंदर में क्या लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपको मिलेगा। तो उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ये आपको सब कुछ प्रीएम्बल में मिल जाएगा। डेफिनेटली ये प्रीएम्बल आप लोगों ने अपने स्कूल डेज में अपने बुक्स में देखा भी होगा, जो एकदम आगे लिखा होता है, जिसमें वी द पीपल से इसकी शुरुआत होती है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बॉडी आती है, जिस बॉडी के अंदर में 25 पार्ट्स हैं और उन 25 पार्ट्स के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। अगेन एक स्टोरी बुक को आप अलग अलग चैप्टर्स में डिफाइन कर सकते हो, उसी तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगेन जैसे एक स्टोरी की जो पैराग्राफ्स आपके लिखे हुए हैं या उस स्टोरी के कंपोनेंट्स आपके जो आते हैं वो हमारे आर्टिकल्स के फॉर्म में आते हैं। तो ऐसे लगभग फाइनल जो हमारा आर्टिकल है वो है 395। बट अगर कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जैसे आर्टिकल नंबर 21A जो ए के साथ शुरू होता है, तो आर्टिकल नंबर 21 है और उसके बाद में 21A है जो आपको राइट टू एजुकेशन देता है, या फिर आर्टिकल नंबर 51 है और उसके बाद में 51A है जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है। इस तरीके के छोटे मोटे और उनके ए वाले पार्ट, बी वाले पार्ट, सी वाले पार्ट अगर सब इंक्लूड कर लें तो लगभग 448 आर्टिकल्स आप लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। इनके अंदर में मेन प्रोविजंस बताई हुई है, हमारी गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, क्या प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे आता है कुछ आपको, जैसे स्टोरी बुक में आप लोग स्टोरी ब्रेक नहीं करना चाहते हो, इसके लिए कुछ जो लिस्ट होती है या किसी चीज़ के बारे में आप लोग बताते हो तो एकदम लास्ट में आप लोग जो है वो अपेंडिजेस में ऐड करते हो। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसमें जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए कि बार बार रिपीट हो या फिर हमारी जो फ्लो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स का वो ब्रेक ना हो, इसके लिए हम लोगों ने 12 शेड्यूल्स बनाए हैं। जिनमें से कुछ शेड्यूल जैसे कि शेड्यूल नंबर 7 डिफाइन करता है कि यूनियन के कौन से पावर्स होंगे, स्टेट के कौन से पावर्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में कुछ अपेंडिक्स है जिसमें अगेन कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 वगैरह क्या था, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या थी, उनके कुछ कंपोनेंट्स, ये सब आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। बट जहाँ तक मैं आपको आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताऊँ, इसमें से 3 कंपोनेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल, आपके 25 पार्ट्स और 12 जो आपके शेड्यूल्स हैं। एनीवेज कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद में अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखने की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जहाँ पर भी इज़म लास्ट में आए वो आइडियोलॉजी है। जैसे आप मार्क्सिज्म की बात करते हो, सेकुलरिज्म की बात करते हो, इट इज़ एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब एक आइडिया है जिसके अंदर में आप लोग कुछ ना कुछ बिलीफ रखते हो। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी आइडिया बन जाएगी जिसमें जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो गवर्नमेंट लिमिटेड होगी। ये लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट लगभग 17th सेंचुरी के यूके के पॉलिटिकल थियरिस्ट जिनका नाम था जॉन लॉक, उन्होंने दिया था। उनका कहना था कि गवर्नमेंट जो है उसके पास में कभी ओरिजिनल पावर्स नहीं होती है, और सिंस ओरिजिनल पावर नहीं है, उनके पास में जो भी पावर्स है वो डेलीगेटेड पावर है, तो उनको उन पावर्स के लिमिट में रहकर ही काम करना पड़ेगा। उन लोग मन चाहे वैसे लॉज बना करके, मन चाहे जिस तरीके से एग्जीक्यूट करके या जुडिशियल जजमेंट्स दे करके काम नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर में कुछ न कुछ लिमिटेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर हम लोग वन वर्ड डिफाइन करें तो इट इज़ लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट्स पावर शुड बी लीगली लिमिटेड, उनकी अथॉरिटी और लेजिटिमेसी लोगों से आती है और उनके ऊपर में लिमिटेशंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर को हमेशा भूलिएगा नहीं, इट ऑलवेज मीन्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट। और लिमिटेड गवर्नमेंट को दिखाने के लिए हमारे पास में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से यहाँ पर सारे प्रिंसिपल्स तो नहीं लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स मैंने ज़रूर आपके सामने स्क्रीन पर रखे हुए हैं। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो गया, पॉपुलर सॉवरेंटी मतलब लोगों के पास में सार्वभौमता, रूल ऑफ लॉ कि जैसे आपके मन में आए वैसे आप गवर्नमेंट नहीं चलाओगे, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना कि रूल ऑफ मैन, एक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स, हमारी जो मिलिट्री है उस पर सिविलियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होना और इवन पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। बट अब हम मुड़ते हैं एकदम सबसे मेन कंपोनेंट जिस पर यूपीएससी बार बार सवाल कर रही है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉरालिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी पॉपुलर मॉरालिटी और दूसरी जो होती है वो आपको होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी।
पॉपुलर मॉरलिटी मतलब जिसमें आपका समाज जिन जिन चीज़ों में बिलीव करे। फॉर एग्जांपल एक समय में सती प्रथा मॉरल एस्पेक्ट था समाज का, इसलिए वो सामाजिक दृष्टि से उसको बुरा नहीं मानते थे और वो चला आ रहा था। या वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, या इवन फॉर दैट मैटर अभी रिसेंटली 2018 तक हम लोग देखते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी उसको इलीगल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉज में डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन अब हम लोगों ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के अंतर्गत उसको थोड़ा सा बदल दिया है। तो याद रखिए, पॉपुलर मॉरालिटी समाज की मॉरालिटी होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़, उसमें लिखी हुई बातें, उसके प्रिंसिपल्स को लेकर के हमेशा वो मॉरालिटी आती है। एंड ऑब्वियसली मॉरालिटी इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। आप लोगों ने सबने एथिक्स में ये सब सीखा ही होगा कि एथिक्स में हम लोग मॉरलिटी लेकर के आते हैं कि ये चीज़ सही है और वो चीज़ गलत है। फॉर एग्जांपल किसी के लिए पॉपुलर मॉरलिटी में वेजिटेरियनिज्म उनके लिए मॉरल एस्पेक्ट होगा, लेकिन नॉन वेजिटेरियनिज्म उनके लिए इमॉरल एस्पेक्ट होगा। ये पॉपुलर सॉवरेंटी का पार्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वेस्टर्न थिंकर ग्रोट इसके बारे में बहुत बात करते हैं, और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्लस कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को इन्वोक किया है अलग अलग जजमेंट में। तो ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को एक्चुअली हम लोग दो एस्पेक्ट में देख सकते हैं, एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वह, और दूसरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है वह। तो जो लिखा है वो ऑब्वियसली उसको हम लोगों ने अध्ययन करना चाहिए। वो जो भी प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको एकदम कंप्लीटली हमने अबाइड करना चाहिए, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी कहेंगे। तो अगर इसको डिफाइन करना रहा तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी इन इट्स स्ट्रिक्टेस्ट सेंस इम्प्लाइज स्ट्रिक्ट एंड कंप्लीट अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और याद रखिएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है और गवर्नमेंट के ऊपर में लिमिट्स लगाने की काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी हमारे जो गवर्नमेंट है एज वेल एज जो सिटीजन्स हैं उन दोनों के ऊपर में इक्वली एप्लीकेबल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वैल्यूज़ अगर लिखे हुए हैं, कुछ नॉर्म्स अगर लिखे हुए हैं, तो चाहे लोएस्ट सिटीज़न क्यों ना हो या हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी क्यों ना हो, उन सबको इन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स को अवॉइड करना पड़ता है। वैसे अगर मॉरालिटी इस शब्द की बात ही करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको आप 4 जगह पा सकते हो। आर्टिकल 19 में 2 जगह इसका इस्तेमाल किया गया है, और इसी तरीके से आर्टिकल 25 एंड 26 में जो आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के एक्ट है उसके अंदर में आप लोग देखोगे कि मॉरालिटी टर्म्स को अगेन यूज़ किया हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स इनको इन्वोक किया है, खास करके सरोगसी वाले डिबेट को लेकर के, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले डिबेट को लेकर के, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर के, जिसमें मैं आप सबको बता दूं जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलर मॉरालिटी में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये माना जाता है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, या अगर किसी मेल ने मेल को पसंद करना, फीमेल ने फीमेल को पसंद करना, या किसी मेल ने फीमेल मेल या फीमेल ने मेल एंड फीमेल को पसंद करना, ये गलत है, ये पॉपुलर मॉरालिटी का पार्ट है। लेकिन इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के तहत में नवतेज सिंह जौहर केस, जो कि 2018 का केस है, इसमें सेक्शन नंबर 377 को इलीगल ठहराया था। और जो आप लोगों की पॉपुलर मॉरालिटी है उसके अगेंस्ट में जा करके हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को यहाँ पर अपहोल्ड किया था, जिसमें हमने बताया कि ये जो भी फ्रीडम्स मिले हुए हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो इवन इन सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को भी मिले हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मल्टीपल टाइम जो है वो इन्वोक किया हुआ है। इनफैक्ट अगर हम चीफ जस्टिस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, इन्हीं की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी जो है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बट कभी कभी जो चीज़ नहीं लिखी हुई है उसमें भी हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगा करके उसको हम लोग लेकर के आ सकते हैं। तो it is not just confined to the provisions and literal text of the constitution, rather sometimes it embraces the virtue of being pluralistic and inclusive society also। तो ये दीपक मिश्रा कहते हैं, जो हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। आगे द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स अलग अलग लैंडमार्क जजमेंट्स में यूज़ किया गया था, जैसे कि केशवानंद भारती केस आप ले लीजिए, नवतेज सिंह जौहर केस मैंने आपको बताया, सेक्शन 377 जो हमारे आईपीसी का है, जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता है उसको डीक्रिमिनलाइज करने में, शबरीमाला केस में जहाँ पर
वुमन को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी, उसमें भी इसी केस को यूज़ किया, उसी डॉक्ट्रिन को यूज़ किया गया था। एंड जोसेफ शाइन केस, जिसने अभी रिसेंटली सेक्शन 497 को अगेन डीक्रिमिनलाइज किया है, जो कि अडल्ट्री के सेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को देखेंगे, तो इसमें डिफाइंड एज वेल एज नॉन डिफाइंड, इन दोनों चीज़ों में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात या इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को डिफाइन नहीं किया है। ये अभी भी जुडिशल इंटरप्रिटेशन को ही लेकर के चलता है। तो गाइज़, आई होप आप सबको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में। आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, ये तीनों कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो जैसे ही आए तो आप लोगों को वो सबसे पहले मिल जाए। अगेन बेल आइकन दबाना मत भूलना। सी यू गाइज, लेट्स क्रैक इट। साइनिंग ऑफ, दिस इज अरविंद सिंह राजपुरोहित। हैव अ ग्रेट डे।